This is the third part of the chapter 1. The chapter name is Why Democracy and What Democracy. इससे पहले वाले दो पार्ट में हमने डेफिनेशन देखा था, उसके बाद हमने अकाउंटेबल गवर्नमेंट और आइडियल गवर्नमेंट के बारे में हमने देखा था, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी में दो आता है, एक तो मेरिट आता है या तो आर्गुमेंट फेवर में या आर्गुमेंट निगेटिव में आता है। तो क्यों जरूरत है डेमोक्रेसी की? चलो फेवर में बात करते हैं डेमोक्रेसी की। ऐसी क्या जरूरत है डेमोक्रेसी की? सबसे पहले हम फेवर में बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। पहला पॉइंट याद रखना, सब लोग भूलना नहीं है, ये हमें 10th में भी पढ़ना है एज इट इज चैप्टर, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिसन केयरफुली एंड लर्न इट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो पूरी तरह से पीपल्स के लिए अकाउंटेबल है, इसके लिए पूरी तरह से। क्योंकि अकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि लोग अपने वोट से अपना रिप्रेजेंटेटिव मेंबर सिलेक्ट करके वो संसद में, पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो इसीलिए हम उसको कह रहे हैं। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सेकंड फेवर ऑफ पॉइंट, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये लोगों को अधिकार मिल जाता है। 5 साल अगर एक बंदा अगर चॉइस किए, वो सत्ता में सही काम नहीं कर रहा है, लोगों को ऐसा लगा, तो वो 5 साल के बाद उसको वोट ना करके जो कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करने का काम भी वोटर ही करता है। क्योंकि सरकार बनाने का काम भी वोटर करता है और सरकार गिराने का काम भी वोटर ही करता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट। और अगर इसमें क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे आता है कि अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मान लो इसको कुछ बनाना है, रेलवे मंत्री बना दिया, और रेलवे मंत्री बनाने के बाद उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, लोगों के हित में कोई डिसीजन नहीं लिए, तो लोग गुस्से में आकर उसकी पोस्ट को कैंसल कर सकते हैं। दिस इज द डिसीजन मेकिंग, आइडियल क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इट प्रोवाइडेड मेथड डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। सिंपली बात, जो डील होता है, मैंने बोला ना, डील विथ लैंग्वेज, डील विथ कलर, डील विथ स्टेटस, डील विथ व्हाटएवर। आज यूरोप में जो ब्लैक एंड व्हाइट का फाइट चल रहा है, पूरा यूरोप उसमें तहस नहस हो गया है। अब उस improve the quality of decision making, it provided a method of deal with the difference and conflict. जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो भी डिसीजन है, उसके बारे में प्रॉपर डिसीजन लेने का काम डेमोक्रेटिक रूल करता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट थर्ड फीचर्स ऑफ द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, याद रखना। इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो नागरिकों का इन्हांस है, उनकी डिग्निटी है कि मैं नागरिक हूँ और मैं नागरिक होने के नाते मुझे क्या अधिकार होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने डिमांड किया, तो ऑब्वियसली वो डिमांड पूरी करने वाला जो गवर्नमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाता है। इट अलाउ यूज टू करेक्ट द मिस्टेक। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो अगर सही काम नहीं करे तो उसको 5 साल में बदलने की क्षमता भी यही करता है, डेमोक्रेटिक रूल ही करता है। चांस ऑफ लीडर लीड टू इनस्टेबिलिटी। चांस ऑफ लीडर लीड टू इनस्टेबिलिटी। एक आर्गुमेंट अगेंस्ट में, जो अगेंस्ट में हमने इससे पहले क्या देखा, फेवर में देखा।
आप देख रहे हैं अगेंस्ट में, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले चेंज ऑफ लीडर इनटू इंस्टेबिलिटी, बार बार लीडर बदलने से, हर 5 साल में नया लीडर, हर 5 साल में नया लीडर, तो ऐसे करोगे तो फिर उन लोगों के अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो इससे पॉलिटिकल जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो बहुत जबरदस्त फाइनेंस हो सकता है। It provided only political competition with no scope of morality. यहाँ डेमोक्रेसी में कोई जज्बात का वैल्यू ही नहीं है, जज्बात का कोई वैल्यू तो नहीं है, बस बोल दिए हो गया। यहाँ किसी के इमोशन, इसके फीलिंग्स, उसका अटैचमेंट, वो चीजें बहुत ही अलग मायने करती है। कंसल्टिंग मोर पीपल लीड टू डिले टू डिले, कंसल्टिंग मोर पीपल लीड टू डिले। वहाँ के जो कंसल्ट थे, लोग थे, डेमोक्रेसी से रिलेटेड लोग थे, वो क्या करते हैं, मोर पीपल लीड टू डिले टू लीड्स द करप्शन। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग ज्यादातर करप्ट होते हैं, ये ऐसा मूडी का भी मानना है। उसको कंट्रोल करने के लिए तो निजी क्षेत्र लाया गया, लेकिन वो भी इतना पावरफुल नहीं कि लोगों के अंदर वो विश्वास पैदा कर सके। कंसल्टिंग मोर पीपल लीड टू डिले टू लीड टू करप्शन। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो दैट व्हाट इज गुड फॉर देम। और जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो नॉर्मल पीपल है, जो गरीब है, जो अशिक्षित है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग इनकी मीनिंग को बिल्कुल ही समझते नहीं है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। सम कॉमन फीचर्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर मान लो कि मैंने आपको बताया था कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, जिसमें डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, किसी फ्यू पावर हैंड इन वेरी फ्यू पीपल, कम लोगों के अंदर पावर को वहां पे लगाया गया है। सो दिस इज द नॉन डेमोक्रेटिक, नॉन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, सम कॉमन फीचर्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या फीचर्स नहीं होते जो डेमोक्रेसी में होते हैं? The people are not followed to criticize the government. सबसे पहला important demerit है not allow criticize of the government. क्रिटिसाइज गवर्नमेंट क्या होता है, कौन बताता है? क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की आलोचना करना। जैसे आपको पता है फिलहाल गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया है। उसमें से 76 जो स्टेशन है वो प्राइवेटाइज हो रहे और 175 ट्रेन, 175 ट्रेन रूट प्राइवेट रेलवे चलाने के लिए दिए गए हैं। तो वो जो रेलवे चला रहे, प्राइवेट रेलवे चला रहे, अब वो क्या हुआ, अब इसको लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया था। जैसे LIC का, LIC बेचनी गवर्नमेंट ने निकाली है, बैंक बेच रही है, या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जो अभी अभी हाल ही में 21 गवर्नमेंट कंपनियां मोदी गवर्नमेंट ने बेच दी है, प्राइवेटाइज कर दी, रिलायंस को बेच दी, टाटा को बेच दिया, इन्फो कंपनी को बेच दिया। मतलब हुआ क्या कि पब्लिक प्रॉपर्टी उनके पास दी, और इसके अगेंस्ट में अगर आपने आवाज उठाई, उस कामगार ने आवाज उठाई, तो वो सिर्फ किसने उठा सकते हो आवाज? वो डेमोक्रेटिक रूल में उठा सकते हो। अगर यही आवाज पाकिस्तान होता या कोई और देश होता, या आप क्यूबा कंट्री चले जाते, या कोई अदर कंट्री है जैसे अफगानिस्तान है, यहाँ पे आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर रशिया है जहाँ पे सोशलिज्म है, वहाँ पे गवर्नमेंट की किसी भी बात को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक रूल है जिसमें गवर्नमेंट की किसी भी डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। डूइंग सम इम्पनिशमेंट, हरासमेंट एंड ट्रबल, 3 चीजें होती है, इम्पनिशमेंट,
अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोले तो उनको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। ये नॉन डेमोक्रेटिक के रूल है जो मैं आपको समझा रहा हूं। नॉन डेमोक्रेटिक रूल इम्पनिशमेंट, हरासमेंट होता है, लोगों को ट्रबल होती है, तकलीफ होती है। जैसे आपको मालूम है नाजिज्म में हिटलर ने लाखों जो लोग थे अदर नाजिज्म में जर्मनी में रहने वाले जो पोलिश लोग थे उन पे उत्तर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। लाखों लोगों को उन्होंने मार के फेंक दिया था। लाखों लोगों की किलिंग, मास किलिंग, लाखों लोगों की हत्या की थी। तो ये जो मास किलिंग वाला सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक रूल में नहीं होता है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये हो सकता है। सो हरेसमेंट एंड ट्रबल आफ्टर द आइदर। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। नॉन डेमोक्रेटिक रूल का क्या होता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट की डिसीजन का क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। अगर किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत या रिवॉल्ट करने की कोशिश की तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। उसको इम्पनिशमेंट, हरासमेंट हो सकता है, उसको ट्रबल किया जा सकता है। तो ये चीजें डेमोक्रेटिक रूल में नहीं होती है, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये आम बात है। Is a common religion. Non-democratic country, the rule of the king of the so-called military rule prevail. The question to election does not arise. Non-democratic countries का ये second feature है जो वहाँ का election ही नहीं होता है। Election ही नहीं होता है। Election होता है तो मिलिट्राइज उसको कंट्रोल करके इलेक्शन अपने ही फेवर में जाते हैं, वहां गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कोई बोलना नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है वो डेमोक्रेटिक रूल कहलाती है, जो नॉन डेमोक्रेटिक रूल कहलाती है। इस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री नो अपोजिशन इज टॉलरेंट। डेमोक्रेटिक रूल में अपोजिशन और गवर्नमेंट, रूल पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी दो टाइप होती है, वो दोनों एक साथ काम करती है। अगर गवर्नमेंट कुछ गलती की है तो अपोजिशन पार्टी वो गलती को समाज के सामने लाके गवर्नमेंट को गलतियां इम्प्रूव करने के लिए, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए चांस मिलता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है जो क्वेश्चन कर सके। So the question of political party, especially the opposition party, does not arise. Only those political parties can survive which do the line of government. नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी में अपोजिशन पार्टी का कोई वैल्यू नहीं होता है। गवर्नमेंट पार्टी के हर रूल एंड रेगुलेशन को अपोजिशन पार्टी में मानना पड़ता है। इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री the worker are not allowed to form up independent trade union. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी लेबर को अपनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का डिसीजन नहीं ले सकती है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज वर्कर आर नॉट अलाउ अ फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, वो यूनियन नहीं बना सकता। Only such a trade union can survive who rightly or wrongly support the policies of the गवर्नमेंट। जो अगर लेबर की यूनियन बनी होती तो गवर्नमेंट के राइट और रॉन्ग डिसीजन उसके बारे में समाज में वो बगावत कर सकता था। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी सरकार के खिलाफ कोई भी रिवोल्ट करने की परमिशन लेबर को बिल्कुल नहीं होती है। वो अपना worker are not allowed to independent trade only.
यूनियन, कोई इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने का उसमें कोई भी राइट नहीं होता है। In non-democratic countries, all the people are not mercy of the director or military rule. Anybody can deny. Anybody can deny and arrested you and put deal with the trial. हिटलर जब डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री चला रहा था, डिक्टेटरशिप चला रहा था, उस समय जो जो डिक्टेटर हिटलर को उन्होंने अपोज किया उन लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया और उसका कोई ऑप्शन भी नहीं था। लोगों के सामने उसके हिटलर ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, उन्हीं की बात मानो नहीं तो मौत को गले लगा। ये नॉन डेमोक्रेटिक रूल में आम सी बात है और डेमोक्रेटिक रूल में ऐसा नहीं होता। अगर किसी की हत्या होती है तो लोग उस पर कोर्ट में जाते, केस कराते, सरकार हो तो उसको पनिशमेंट करने का काम ही सुप्रीम कोर्ट करता है। तो वही हुआ। In non-democratic countries, nobody can even aspire of the big post, is ready to tools in the hand of ruler. Dictatorship, military leader, he can hope to people a good post, but he will be have kill with a consequence, become a dumb and deaf. Non-democratic country में क्या होता है? Nobody can even aspire of the big post. किसी को भी big post नहीं मिल सकती क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक रूल ही नहीं है। लोग यहाँ के साधारण से लेबर, जो आप कहते हो कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ रेलवे पे चाय बेची थी, अब मालूम नहीं हुआ कि सही कि गलत है, लेकिन आप जानते हैं, तो उन्होंने वहां से लेके सीएम बने, सीएम से देखो पीएम बने। तो ये जो प्रोसेस है ये बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और वहां से वहां तक पहुंचे। अगर यही देश में अगर मिलिट्री रूल होता या नॉन डेमोक्रेटिक रूल होता तो ये कहीं भी लोग कितने भी काबिल होने के बावजूद भी उन्हें कोई आने ही नहीं देता था। So this is important feature. This is the ready tool in hand of ruler. Dictators, military leaders can hope to some good post. और जो मिलिट्री होता है, डिक्टेटर होता है, उनको बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको अच्छी मिलती थी और जो कॉमन लोग हैं उनको उस बड़ी पोस्ट तक पहुंचने के रास्ते बहुत ही मुश्किल भरे होते हैं। एक जिम्बाब्वे का एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया है कि व्हाई इज जिम्बाब्वे नॉट कंसीडर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जिम्बाब्वे माना जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, पर वो डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि उसके कुछ पॉइंट्स है जो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। सम पार्टी रूलिंग, 2 पॉइंट्स याद रखना। जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे में 2 तरह के लोग रहते थे, एक व्हाइट पीपल जो ब्रिटिश लोग कहलाते हैं और एक ब्लैक पीपल जो अफ्रीकन लोग कहलाते हैं। जिम्बाब्वे में जो पार्टी थी, कुछ पार्टियां रूल करती थी। जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस, जब माइनॉरिटी रूल इन वाइट माइनॉरिटी रूल, जो वाइट लोग थे उसके माइनॉरिटी रूल से जिम्बाब्वे 1980 में आजाद हुआ और देश अपना 1947 में आजाद हुआ। Since the country was ruled by party ZANU-PF. ZANU-PF is the name of the political party. ये एग्जाम एक मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि which party rule in Zimbabwe after 1980। तो नाम है पार्टी का ZANU-PF। ओके, इट इज और उसके उनके जो लीडर थे उस रिबर्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट मुगाबे। आपके बुक में पिक्चर दी हुई है, उसकी बहुत अच्छी पिक्चर है, आप देख सकते हो। टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया हुआ है, उस पेज में नंबर भी लिखे, 4th पेज नंबर पे उस पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। So since the country has been ruled the party of ZANU-PF, the leader of Robert Mugabe has been ruling the country since independence। जब देश 1980 में आजाद हुआ, व्हाइट पीपल से, व्हाइट माइनॉरिटी मतलब ब्रिटिश लोगों से जब जिम्बाब्वे आजाद हुआ तो वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी रूल करती थी, उस पॉलिटिकल नाम का ZANU-PF और उसके जो लीडर थे मुगाबे, उन्होंने उस सत्ता को हासिल किया। अनफेवर जब जिम्बाब्वे में मुगाबे सत्ता पर आए थे, वो अनफेयर कंडीशन से आए थे, मतलब उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रिक रूल करके या डेमोक्रेटिक रूल से, नहीं, उन्होंने
सत्ता में अच्छे से भागीदारी निभाई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके बाद मात्र वो चेंज रहे और अनफेयर इलेक्शन करके वो जीत लिए। इलेक्शन हैव नॉट बीन रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन द रूलिंग पार्टी हैव नॉट बीन फ्री एंड फेयर। कभी भी अब तक वहां पे जो रॉबर्ट मुगाबे हैं वही देश के प्रेसिडेंट बने और उसके अलावा किसी को प्रेसिडेंट बनने का कोई चांस ही नहीं मिला, क्योंकि वहां पे ना इलेक्शन रेगुलर होते थे, ना सिलेक्शन रेगुलर होता था, न वोटिंग रेगुलर होता था, और जो भी होता था वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाने वाले लोगों को वोट के राइट भी नहीं मिलते थे। तो इस तरीके से जिम्बाब्वे कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाया मुगाबे की वजह से। Why Zimbabwe is not considered democratic? तीसरा पॉइंट होता है चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। मुगाबे ने क्या कर दिया और पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ ने क्या कर दिया, दोनों का एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक्स में है। परवेज मुशर्रफ ने क्या कर दिया, उसके देश का पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके मिलिट्राइज गवर्नमेंट करा दिया था। अफगानिस्तान में भी जब डेमोक्रेटिक रूल लगा था तब वहां के जो अफगानिस्तान का जो लीडर था तालिबान था, उन्होंने उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन के रूल अपने अकॉर्डिंग बनवाए थे। सऊदी अरब के रूल जो है वो अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग बनवाए गए थे। तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन वहां की रूलिंग पार्टी अपने अकॉर्डिंग बनाती है, पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिव द ऑल पीपल ऑफ राइट टू सेम वे, सभी दिए हैं। तो चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्योर ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट मुगाबे अपीयर टू पॉपुलर, बट उस समय प्रेसिडेंट मुगाबे देश की आज़ादी में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था जिम्बाब्वे के, इसीलिए वो बहुत पॉपुलर सिद्ध हुए। लेकिन बाद में उन्होंने जो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग करके अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रयास किए, बट उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखने के लिए और अपने अगेंस्ट में आने वाली जो लोग थे उनको अनफेयर प्रैक्टिस करके उनको सत्ता में आने नहीं दिया, अपनी ही सत्ता बरकरार रखी। हिज गवर्नमेंट हैज टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम। अब जब मुगाबे की गवर्नमेंट थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग उसको जैसा चाहिए वैसा चेंज करके उन्होंने सत्ता बनाए रखने की बात कही। इंक्रीज द पावर एंड प्रेसिडेंट टू मेक द लेस अकाउंटेबल, और उन्होंने अपने प्रेसिडेंटशिप को हाईली पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन अकाउंटेबल जो पीपल के लिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल जो डेमोक्रेटिक होती है, जिम्बाब्वे की ZANU-PF पार्टी जो थी वो लोगों के लिए कोई अकाउंटेबल नहीं रही, इसीलिए गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक रूल नहीं था। हाउ फार द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ। एक तो मैंने आपको पाकिस्तान का सुनाया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको ZANU-PF जिम्बाब्वे का सुनाया, अब तीसरा एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक्स का चाइना का। चाइना आज़ाद हुआ था 1958 एंड 61, ये 4 साल बड़े इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। वो 1948 में आज़ाद हुआ था चाइना, okay, so 1958 and 61, that is important 4 years of Chinese government is recorded phenomenon world history। हुआ क्या था कि चाइना में 4 साल में एक फेनिमी आया, खतरनाक बवंडर आया, एक बहुत बड़ी भूखमरी आई और उसमें लाखों लोग क्या हुए, उसमें तकलीफ में। सो रोस्ट recorded famine world history, nearby 3 crore people died in famine। मतलब चाइना में 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ पीपल डाइड हो गए, एक्सपायर हो गए फेनिमा में। During those days, India economic condition was not much better than China। आप जानते हैं कि उस समय जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की was not much better than China। चाइना से नॉट बेटर नहीं थी, मतलब इतनी भी अच्छी चाइना की जिस तरीके से इकोनॉमी थी उससे तो इंडिया की भी कोई बेटर इकोनॉमी नहीं थी। एंड इंडिया डिड नॉट हैव अ फेनिमी ऑफ काइंड ऑफ चाइना, बट ऐसा तो फेनिमी जो चाइना में आया था वो इंडिया में भी नहीं आया था। इकोनॉमिक थिंग्स
जो सोच हमारे जो देश के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सोचा कि दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन द टू कंट्रीज। Economists think that this was a result of different government policies in the two countries. So existence of the democracy in India made the Indian government respond to food security in the way that Chinese government did not. हमारे देश में पैंडेमिक क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी ज़्यादा तरीके से एक्टिव थी, पीडीएस सिस्टम एक्टिवेट था, इससे लोगों को अनाज घर तक पहुंचाने की बात कही गई थी और ये सफल रहे। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए चाइना के 3 करोड़ लोग पैंडेमिक में डूब गए, मर गए, एक्सपायर हुए। लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ? मतलब तो इंडिया की कंडीशन चाइना की कंडीशन से कोई खास नहीं थी अच्छी, फिर भी हमारे देश की रूरल सिस्टम जो थी, पीडीएस सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इससे हम फूड सिक्योरिटी लोगों तक पहुंचाने में क्या रहे? सफल रहे। And the existence of the government, Indian government respond to food security in the way of Chinese government did not. The points of that no scale of large scale pandemic had not taken place in independent and in democratic country. If China had the multi-party election and opposition party press free to criticize the government, the people do not have the died in the pandemic. गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाली कोई पार्टी चाइना में नहीं थी, इसलिए चाइना उन लोगों को सेव नहीं कर पाई और उन लोगों के साथ कोई खास बर्ताव नहीं कर पाई जैसे कि चाइना में एक 1 पार्टी रूल है, वहाँ अपोजिशन पार्टी नहीं है, सोशलिज्म पार्टी की गवर्नमेंट चलती है और वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाले को जेल में डाला जाता है या उसकी मौत को सजा सुनाई जाती है। इस तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन करके चाइना में जिस तरीके से पैंडेमिक आया और पैंडेमिक में 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग एक्सपायर हुए, वैसी कंडीशन इंडिया में नहीं हुई। जैसे कि पश्चिम बंगाल में पैंडेमिक आया था पर वहाँ पे फूड सिक्योरिटी हमने देखे, वहां को हमने सिक्योर करवाया गया। दिस इज द डिफरेंस ऑफ इंडिया एंड चाइना ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इंडिया डेमोक्रेटिक रूल है, चाइना नॉन डेमोक्रेटिक रूल है। ऑलरेडी मैं आपके जिम्बाब्वे के बारे में बता चुका हूँ कि डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वहाँ की अपोजिशन पार्टी को जो रूलिंग पार्टी थी उनको बहुत बुरी तरीके से जो बचे हुए पॉइंट्स हैं जिम्बाब्वे कंसिडर डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है उसके 3 पॉइंट हमने पहले देखे हैं। द सस्पेंशन ऑफ द ऑक्यूपेशन, जो अपोजिशन पार्टी थी उसको पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ मिसिंग, वहाँ के जो राइट थे, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डीलिंग, राइट टू क्रिटिसाइज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट टू नेचुरल राइट, राइट टू स्पीक, वो सारे अधिकार मुगाबे के काल में लोगों से दूर हो गए थे, छीन लिए गए थे। Public protest demonstrations against the government declared illegal. There was limited right of citizen to president. Television or radio are controlled by government. जिम्बाब्वे में एक और जो 5वें नंबर का राइट था कि वो जो टेलीविजन और जो रेडियो था वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, तो उनकी वजह से वो लोगों के जो आवाज़ थी, अंदर की आवाज़, जो दुख भरी आवाज़ थी, वो भी सुन नहीं पाए थे, लोगों तक नहीं पहुंच पाए थे। उन सारी चीज़ों पर जिम्बाब्वे के जो मुगाबे थे उन्होंने अपना कंट्रोल कर दिया था। एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, खासकर मुगाबे ने जो जुडिशियरी थी उसको भी अपने अंडर में कर लिया गया और उनके बारे में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी थी वो भी बची नहीं थी, इसलिए डेमोक्रेटिक रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ और जिम्बाब्वे एक फॉरेन कंट्री, फॉरेन ब्रिटिश लोगों से आज़ाद होने के बावजूद भी वो डेमोक्रेटिक नहीं बन पाया। Right to freedom of missing, absence of independent judiciary, and suspension of opposition.
कुछ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो मुद्दे आते हैं उसके बारे में बात हो रही है, तो कौन सी चीजें जो उस पॉइंट को जोड़ के बात करता है. दिस कंजर्वेशन इज द मोस्ट ऑफ आर्गुमेंट दैट वी routinely hear against democracy. Let use go over some of these argument. लीडर keep changing in democracy. This is lead to instability. Already मैं बता चुका हूँ कि लीडर बार बार चेंज होने से जो instability आती है उससे निर्णय प्रक्रिया जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बाधित हो जाता है. ये डेमोक्रेटिक अगेंस्ट में पॉइंट है. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. जो डेमोक्रेटिक रूल होता है, डेमोक्रेटिक इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. डेमोक्रेटिक में इलेक्शन जीतने के लिए लोग किसी भी रूट का इस्तेमाल करते हैं. बल, पैसा, ताकत, मसल पावर, इन तमाम चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं और डेमोक्रेटिक रूल को अपने हक में लाने की कोशिश करते हैं. So democracy is all about the political competition is power play. There is no scope of morality. यहाँ कोई morality नहीं होता, कोई नैतिकता नहीं रहती. Political competition में सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा bad habit है. So many people do how the consulted in a democratic lead to the delay. और डिसीजन के बारे में तो आप कहते हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं. Argument against democracy. Elected leaders do not have the best interest of the people to lead the bad decision. Democracy lead to corrupted for it is based on electoral competition. जो होता है आपको पता है कि डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा है. इलेक्टेड लीडर आर नॉट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लीड टू बैड डिसीजन. जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो अपनी ही खुद के लिए डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं. डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर द इट बेस ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन. इलेक्ट्रल कंपटीशन में वो किसी भी हद तक करप्शन देके, पैसा देके, वोट खरीद के अपना इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं. दिस इज द बैड मेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. Ordinary people don't know what is good for them and should be the decision anything. और ordinary people जो होता है वो अलिखित होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो डिसीजन सही ले रहे कि गलत ले रहे, इसके बारे में बात होती है. So this is the overall chapter of part 3. दिस इज अ पार्ट ऑफ 3. और आपने देखा था कि गवर्नमेंट की जिन जिन बातों के बारे में बात निकले थे कि हमने वाई डेमोक्रेसी का मुद्दा उठाया था कि आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होता है, डिसीजन मेकिंग में इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी मेकिंग, कॉम्प्लेक्स, एनहांस डिग्निटी, अलाउ टू करेक्ट मिस्टेक. जो गवर्नमेंट हमने गलत लोगों को चुना है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं 5 साल में. सम कॉमन फीचर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के हमने देखे, उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे. नॉन डेमोक्रेटिक रूल में किस तरीके से बात होती है, इम्परिशमेंट लोगों को किस तरीके से हरासमेंट किया जाता है, इम्परिशमेंट किया जाता है, ट्रबल किया जाता है. नॉन डेमोक्रेटिक रूल में राजा ही बनता है, कॉमन लोगों को कोई अधिकार मिलते नहीं है. नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई अपोजिशन नहीं होता है, जो अपोज करता है उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता है या उसके साथ हरासमेंट की जाती है, टॉलरेंट किया जाता है, बीटिंग की जाती है, फ्लॉगिंग की जाती है, ये सभी चीजें आती है. हमने फीचर्स नॉन डेमोक्रेटिक के कुछ फीचर्स हमने देखे जिसमें जो जो चीज़ें आती है उसके बारे में सारी चीज़ें बता चुका हूँ. और जिम्बाब्वे पार्टी जो होती है, जिम्बाब्वे किस तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, 1980 में उसका इंडिपेंडेंट मुगाबे सत्ता पर आए थे और उन्होंने अपनी अनफेयर प्रैक्टिस को सत्ता में लेके सत्ता हासिल की थी. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग चाहे तो चेंज कर दिया था और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया था, जुडिशियल सिस्टम को बदल दिया था कि ताकि वो अपनी सत्ता में बने रहे. इसीलिए वो गवर्नमेंट कभी भी वहां पे सत्ता में नहीं रह पाए, मतलब वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाया. चाइनीज में भी एक उदाहरण, एक एग्जांपल, एक केस स्टडी लेके समझाया गया इंडिया और चाइना का डिफरेंस. चाइना में जब फेनिमी आया था 1951 टू 1961, उसमें 3 करोड़ लोग मारे गए थे और इंडिया में भी ऐसी कंडीशन आई थी. इंडिया की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी इंडिया उसको कवर कर पाया. इसका मेन रीजन था डेमोक्रेटिक कंट्री और
उसकी फूड सिक्योरिटी सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, ये अप्लाई किए गए थे। चाइना में ऐसी कोई बात नहीं थी, जिसकी वजह से 3 करोड़ लोग चाइना में मारे गए। इसका डिफरेंस क्या था? डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का डिफरेंस था। जिम्बाब्वे के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके, राइट ऑफ फ्रीडम मिक्सिंग अपन absence of the independence and suspension of opposition। कुछ आर्गुमेंट थे गवर्नमेंट्स के डेमोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट में बोली जाने वाली बातें थी, जैसे कंजर्वेशन मोस्ट आर्गुमेंट ऑफ द रूटिंग पीपल एट कोर द आर्गुमेंट, लीडर बार बार चेंज होने से इंस्टेबिलिटी आती है और डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉडलिटी, सो मैनी पीपल हाउ टू कंसल्टेड इन द डेमोक्रेसी डिले। कुछ आर्गुमेंट हमने देखे थे। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी इज द बॉर्डर, डेमोक्रेसी इज द बॉर्डर मीनिंग। आप इसको अच्छे से लर्न करें और इसके जो क्वेश्चन दिए गए उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।